नमस्कार साथियों, जोश नेट जेआरएफ के प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है साथियों। जैसा कि यहाँ स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि हमारा जो पीवाईक्यू से सिलेक्शन तक का जो सीरीज़ है, उस सीरीज़ में आज हम लोग दिसंबर 2023 के पेपर जो है शिफ्ट 2 का, उस पेपर को हम लोग देख रहे हैं। आज भी हम लोग इस सीरीज़ में 20 क्वेश्चन को देखेंगे और जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ 111 क्वेश्चन। और इससे पहले जो मेरे द्वारा जून 2025 का जो डिटेल एनालिसिस किया गया है, साथ ही साथ दिसंबर 2024 के पेपर को भी डिटेल एनालिसिस किया गया और जून 2024 के पेपर को भी कंप्लीट डिटेल एनालिसिस इसी जोश नेट जेआरएफ के प्लेटफॉर्म पे प्लेलिस्ट बना करके आपको सुविधा के लिए एकदम रख दिया गया है। बिल्कुल आप वहां जाएंगे, चेकआउट करेंगे और उसे भी देखेंगे और देखने के बाद ऐसा आपको लगेगा कि बिल्कुल इस यूट्यूब के दुनिया में एक बहुत बड़ा एक पहल किया गया है जोश नेट जेआरएफ के प्लेटफॉर्म पे, तो उसे भी देखेंगे। और बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल मेरे साथ अगर आप 10 इयर्स का अगर पीवाईक्यू कर लेते हैं, 1 टाइम 2 टाइम करके शॉर्ट नोट्स बना लेते हैं, तो आपका जो भी अच्छे विद्यार्थी होंगे, सीरियस कैंडिडेट होंगे, उसका तो जेआरएफ कंप्लीट होगा ही, इसकी गारंटी है। और जो बच्चे एकदम मतलब अभी स्टार्टिंग होंगे, बिगनर होंगे, उनका नेट कंप्लीट होगा। तो इसी उम्मीद के लिए, उसी विश्वास से आप जुड़े इस यहाँ पे और इस सीरीज को देखें, दोस्तों को बताएं और अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी इसे शेयर करें। तो चलते हैं 111 क्वेश्चन आज के सीरीज में। वन 111 क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि प्रेमचंद घर में के अनुसार सत्य कथन है। यहाँ पे आपको सत्य 5 कथन आपको दिए गए हैं, इसमें से कोई 3 आपका सही है और 2 कोई गलत है। तो इसमें से आपको सत्य चुनना है। तो आप देख लेते हैं कि प्रेमचंद घर में, इसके बारे में तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। ये प्रेमचंद के जीवनी के बारे में उनकी पत्नी जो थी शिवरानी देवी, उनके द्वारा लिखा गया। ये आप लोग फैक्ट याद रखेंगे। शिवरानी देवी 1944। और ये जो है मतलब बिल्कुल प्रेमचंद के जीवन में क्या क्या, मतलब पूरे जीवन का क्या उनका जीवन था, उनके निचोड़ने का कहीं ना कहीं इस किताब के माध्यम से उन्होंने बताने का प्रयास किया है। तो आप देख लेते हैं कि कौन इसका आंसर होगा और क्या होना चाहिए। तो अब हम लोग देख लेते हैं 111 का। वैसे आयोग ने जो आंसर लिया है वो 4 लिया है, यानी कि BC। शिवरानी देवी की पहली कहानी साहस चांद में छपी, ये सही है। साहस कहानी का प्रकाशन वर्ष 1924 है, ये भी सही है। प्रेमचंद की कहानी मोटे राम शास्त्री पर एक शास्त्री महाशय ने केस दायर किया, ये भी सही है। और अब देख लेते हैं कि इसमें जो गलत है वो क्यों गलत है। प्रेमचंद का जन्म बनारस से 4 मील दूर जीमनपुर गांव में 31 जुलाई सन 1880 को हुआ था। तो 1880 तो ये सही है। और ये यहाँ पे जो गांव दिया हुआ है जीमनपुर गांव, ये जीमनपुर गांव नहीं है, ये लम्ही गांव है। लम्ही गांव, ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। ये जो ऑप्शन गलत हुआ आपका, इसके वजह से गलती हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो दिया गया है बनारस जिला, ये भी ठीक है, लेकिन जीमनपुर गांव ना होकर के यहाँ पे लम्ही गांव है। ये आप लोग नोट कर लेंगे कि कभी भी यहाँ से आप पीवाईक्यू बना सकता है आयोग। तो देख लेंगे ये जैसे इसमें से कट गया, आपको एक भी फैक्ट अगर आपको पता है तो इससे आपका आंसर 50-50 आ जाएगा, ये आप गौर करेंगे। और देखिए कि आयोग ने कितना छोटा सा मतलब मिसमैच करके गलत दे करके लाइन को, सेंटेंस को गलत कर दिया, ये भी आप लोग देखेंगे, गौर करेंगे। और साथ ही साथ एक और ऑप्शन देख लेते हैं। फिल्म कंपनी में काम करने के लिए प्रेमचंद ने 1932 में पहली बार बम्बई गए, ये भी लाइन गलत है। ऐसा वो नहीं गए होंगे, पहली बार नहीं गए होंगे, हो सकता है 1932 में नहीं गए होंगे, किसी और टाइम गए होंगे, ईस्वी को गए होंगे। तो ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन 112, क्या भूलूं क्या याद करूं। 112 क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पे। पहले आप लोग वीडियो को पॉज कर लेंगे और अपना आंसर देंगे कमेंट में, और फिर देखेंगे कि इसका आंसर क्या आयोग ने, एनटीए ने क्या वेरीफाइड आंसर दिया है, उसको आप लोग देखेंगे। तो
12 का क्वेश्चन, क्या भूलूं क्या याद करूं से संबंधित उपयुक्त कथन है। यहाँ पे सही उत्तर की आपकी मांग कर रहा है। और क्या भूलूं क्या याद करूं के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं कि ये तो सबसे पहले हरिवंश राय बच्चन जी की ये रचना है, ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। इसका 4 फैक्ट आप लोग ध्यान पे रखेंगे कि यहाँ ये 4 खंड में बटा हुआ है। ये यहाँ से क्वेश्चन आयोग 1000 बार पूछ चुकी है। इस 4 खंड के बारे में आप लोग जानकारी रखेंगे। फर्स्ट जो है क्या भूलूं क्या याद करूं, ये सेकंड है नीड का निर्माण फिर ये 1970 में है। या ये भी इसका टाइम डेट ईस्वी भी इम्पोर्टेंट है, ये आप लोग याद रखें क्योंकि ये आपको क्रोनोलॉजी में सजाने के लिए इससे पहले भी आयोग पूछ चुकी है। तो नेक्स्ट टाइम भी उम्मीद है कि आपसे पूछा जाएगा। 1978 बसेरे से दूर, ये ध्यान पे रखेंगे। और लास्ट 4 जो है 10 द्वार से सोपान तक, लास्ट 1985। तो आप लोगों ने इसका आप लोग शॉर्ट नोट्स बनाते चलेंगे मेरे साथ ही, वीडियो को देखते हुए शॉर्ट नोट्स तैयार करते चलेंगे। और यही आपका शॉर्ट नोट्स जो है लास्ट जो 1 मंथ बिफोर रहेगा एग्जाम से, दिसंबर से पहले, यही शॉर्ट नोट्स आपको काम आएगा। ये बात ध्यान पे रखेंगे आप। तो आप फर्स्ट तो हम लोग देखेंगे क्या भूलूं क्या याद करूं है, वो 1969 का है। जस्ट 1 ईयर आफ्टर क्या है, नीर को निर्माण फिर बसेरे से दूर 1978 का है। 10 द्वार से सोपान तक 1985, ये डेट और बिल्कुल ये 4 जो है ईस्वी के साथ आप लोग को याद रखना है। तो अब चलते हैं कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। 112 का जो आयोग ने आंसर लिया है वो 3 लिया है। अब हम लोग देख लेते हैं। बच्चन की आत्मकथा पर मानतेन के आत्मचित्रण का प्रभाव है, बिल्कुल सही है। बच्चन जी ने अपनी आत्मकथा के एक हिस्से का शीर्षक जीवन की आपाधापी में प्रस्तावित किया है, ये भी सही है। बच्चन जी के जीवन और काव्य दोनों के विकास में रुबाइयत और उमर खयाम, ये शब्द अगर उमर खयाम जैसा अगर शब्द आए तो बिल्कुल मानिए कि वो लाइन जो है बिल्कुल सही है, ये सही है। अब देख लेते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपनी आत्मकथा में लिखा है उनका परिवार मूलतः श्रावस्ती का था। ये पे उसकी आत्मकथा जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद न होकर के शायद पंडित जवाहरलाल नेहरू जी लिखे थे। तो शायद ये लाइन जो है आपका गलत होगा। वैसे इस पे आप थोड़ा विकिपीडिया करेंगे और बताएंगे कमेंट में कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। अब नेक्स्ट सी देख लेते हैं। श्रावस्ती बस्ती का पुराना नाम था जिसे वेदों के अनुसार राजा श्राव ने बसाया था, ये लाइन बिल्कुल गलत है। तो आप लोग देखें कि कैसे आयोग ने आंसर सही लिया और कैसे आयोग ने कुछ ऑप्शन जो थे वो कैसे गलत लिया। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 113 क्वेश्चन आज का। आमुख के अनुसार कामयानी की कथा सृष्टि में जयशंकर प्रसाद ने किन पुस्तकों से सहायता प्राप्त की। देखिए साथियों, इससे पहले भी PYQ में मेरे द्वारा इसी सीरीज में दिसंबर 2023 के सीरीज में इससे पहले भी ये क्वेश्चन मतलब बताया गया है कि मतलब कैसे कैसे जो है इसमें किन किन पुस्तकों का कामायनी में मतलब समावेश है, उल्लेख है। तो जैसा कि मैंने बताया था शतपथ ब्राह्मण बिल्कुल होगा, छंदोगय उपनिषद ये भी होगा, ऋग्वेद ये भी होगा। तो आप देख लेंगे उसमें कठोपनिषद और मुंडक उपनिषद का ऐसा कोई जिक्र नहीं है। तो आप लोग देख लेंगे कि कौन कौन इसमें होगा। ए भी हटा दीजिए जिसमें है। देखिए आपका आंसर सी आ गया, यानी कि 113 का 3। और देखते हैं अब आयोग ने क्या आंसर लिया। आयोग ने भी इसी आंसर को वेरीफाइड किया है, यानी कि CDE होगा। तो कामायनी का जब आप पढ़ेंगे तो ये तो ध्यान पे रखेंगे कि जयशंकर प्रसाद की बहुत अच्छी मतलब ये लंबी काव्य कहा जाए, इसको रचना कहा जाए। और ये इतना ही याद रखें। बाकी इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने इसमें डिटेल्स बताया है, तो आप लोग उसे भी देखेंगे। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 114 क्वेश्चन हमारा कह रहा है
संस्कृति और सौंदर्य में आए कथन, संस्कृति और सौंदर्य जो है नामवर सिंह का, इनके जो लेखक है नामवर सिंह, ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। सबसे पहले ये 1982 में लिखे थे, ये भी आप लोग ध्यान पे, क्योंकि यहाँ से PYQ आयोग पूछ चुकी है। और ये दो फैक्ट याद रखेंगे। और आप देखते हैं कि इसमें कौन कौन से फैक्ट आए हैं, कौन कौन से फैक्ट नहीं आए हैं, तो आप देख लेते हैं। अशोक के फूल केवल एक फूल की कहानी नहीं, भारतीय संस्कृति का एक अध्याय। बिल्कुल, ये जब ये आप पढ़ेंगे तो आपको ये लाइन स्टार्टिंग में ही आएगा, ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। रविन्द्रनाथ ठाकुर ने भारत को महामानव सागर कहा है, ये भी बिल्कुल सही है। 1, 2 तो आपका एकदम बिल्कुल सही है। तो एक A और B सही होने के कारण आपका 3 और 4 तो ऑप्शन कट गया। तो आप देख लीजिए कि आपका आंसर कौन सा होना चाहिए, A B E होना चाहिए कि A B D होना चाहिए, ये आप लोग देखिए। तो आप देख लेते हैं कि आयोग ने क्या आंसर माना है। 104 का 14 का आयोग ने जो आंसर माना है वो 2 को माना है, यानी कि D सही है। प्रसाद ने रहस्यवाद शीर्षक निबंध में सौंदर्यानुभूति की परंपरा को पुनः निर्मित करने का प्रयास किया। बिल्कुल सिंपल लाइन है, अब देख लेते हैं। द्विवेदी जी जहाँ संस्कृति की केवल संग्राहकता की हिमायत करते, वहाँ आगे त्याग का जिक्र करना नहीं भूलते। बिल्कुल देखिए, यहाँ पे नहीं लगा दिया है और यहाँ पे केवल लगा दिया है। तो इस 2 शब्द से एकदम क्लियर लग रहा है कि ये सेंटेंस अपने आप में एक्सट्रीम वर्ड का यूज कर रहा है, एक्सट्रीम वर्ड। इस तरह का अगर सेंटेंस अगर आप देखें तो थोड़ा सा इस पर सोचें। 60% चांस में इस तरह के क्वेश्चन ऑप्शन जो होते हैं गलत होते हैं। अब चलते हैं C, जैसे देखिए कि आपका कट गया था 2 ऑप्शन, तो वैसे भी आपका 1 ऑप्शन कट जाएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन की तरफ। नाट्य शास्त्र में नाटक की उत्पत्ति की जो कथा दी गई उसके अनुसार देवता के स्थान पर दैत्यों को ही नाटक कर सकने में समर्थ समझा गया। देखिए ये कितना एक्सट्रीम वर्ड है कि मतलब देवता के स्थान पर दैत्यों को ऐसा माना गया कि नाटक करने में वो बिल्कुल एबल है, समर्थ है। तो ये कभी ऐसा हो सकता है? तो यह हो सकता है। यहाँ पे ये लिखना चाहिए कि इसके अनुसार दैत्यों के स्थान पे देवता को नाटक करने में यहाँ पे देवता होना चाहिए। अगर देवता यहाँ पे रहता है तो ये फिर लाइन सही हो जाता। तो गलत कैसे हो रहा है ये भी हम लोग देख रहे हैं। अगर ये ई कट गया तो देखिए कि आपका आंसर नज़दीक आ रहा है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 115 इस सीरीज में PYQ से सिलेक्शन सीरीज इसको नाम इसलिए दिया गया है कि अगर आप थोड़ा कम भी पढ़े हुए हैं और कम भी जानकारी रखते हैं हिंदी साहित्य का, किसी भी मतलब यूनिट 5, 6, 7, 8 का, तो यहाँ से आप कहीं ना कहीं क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे एग्जाम में विद इन प्रेशर और टाइम, ये आपको जानकारी मिल जाएगा। तो आप बिल्कुल सही किसी अन्य स्टूडेंट से आप ज़्यादा क्वेश्चन सही करने में एबल हो जाएंगे। इसलिए 10 इयर्स क्वेश्चन बिल्कुल मेरे साथ जुड़े रहें और कंप्लीट कीजिए, एक बार ट्रस्ट करके देखिए। 115 आज का क्वेश्चन 115 का है एक कहानी यह भी के अनुसार सत्य कथन। जैसा कि जानते हैं कि एक कहानी यह भी मनु भंडार की एक आत्मकथा है, जिसमें उन्होंने उनकी भूमिका में लिखी है कि जिस प्रकार एक जीवन का कुछ अंश मतलब कहीं पे होता है, तो उसी प्रकार जो ये मैं रचना लिख रही हूँ उसी का एक जीवन का एक कुछ अंश इसमें मैं समावेश करने का प्रयास करती हूँ, ऐसा उन्होंने लिखा है। तो अब चलते हैं 115 का पहले देख लेते हैं कि आयोग ने किसको आंसर को सही माना है। तो 115 का जो है आयोग ने 2 आंसर को सही माना है, यानी कि ABE। बेलछी की घटना ने मन्नू जी को महाभोज उपन्यास लिखने के लिए प्रेरित किया। बिल्कुल, महाभोज तो जानते हैं कि मन्नू भंडारी की मतलब बहुत ही फेमस उपन्यास है, जहाँ पे मतलब राजनीति और अपराध में कैसे गठजोड़ होता है उसको आधार बना करके बिल्कुल ये उपन्यास लिखा। बहुत ये मतलब प्रसिद्ध उपन्यास है। तो बेलछी की घटना, इसमें ये भी आप लोग ध्यान रखें क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन PYQ आयोग पूछ चुकी है बेलछी की घटना से। तो ये तो सही है। आपका बंटी करियों में ही लिखा गया और करियों में ही धर्मयुग में छपता रहा, ये भी सही है। आपका बंटी मन्नू भंडारी का ही एक
ये भी उपन्यास है जिसमें मन्नू भंडारी जो मतलब एक तलाकशुदा दंपति में एक जो बच्चे का जो किस तरह से उसका जीवन मतलब तहस नहस हो जाता है उसको फोकस करके ये पूरा का पूरा उपन्यास लिखा गया है। 1 इंच मुस्कान मूलतः राजेंद्र यादव द्वारा लिखित उपन्यास है। ये मूलतः यहाँ पे राजेंद्र यादव न होकर के कोई और होगा, ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे और इसलिए ये लाइन गलत हो गया ये सेंटेंस। और नेक्स्ट देख लेते हैं। महाभोज का पहला नाट्य रूपांतरण अमाल अल्लाना ने किया, ये भी गलत है। पहला नाट्य रूपांतरण ये लाइन यहाँ पे गलत है। अक्षर प्रकाशन ने से राजेंद्र यादव के संपादन में हंस का पहला अंक अगस्त सन 86 में प्रकाशित हुआ, बिल्कुल ये सही है। गलत किए कैसे हो रहा है, थोड़ा सा आप लोग इस पे ध्यान देंगे कि गलत आपका सेंटेंस कैसे हो रहा है, ये आप पकड़ेंगे क्योंकि सब नॉलेज आप एग्जाम में लेके जाएंगे ये संभव नहीं है। तो चलते हैं अब 116 क्वेश्चन पे। 116 क्वेश्चन हमारा कह रहा है, अब ये मैचिंग वाला यहाँ पे आप 10 क्वेश्चन आएगा, ये भी आप लोग गौर करेंगे कि ये मैचिंग करने वाला क्वेश्चन जो है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने वाला 10 क्वेश्चन आयोग पूछती है। तो अब हम लोग देखेंगे 116 क्वेश्चन। 116 क्वेश्चन को आप सबसे पहले तो जान लीजिए कि मतलब आयोग ने क्या आंसर लिया है और आप लोग खुद भी बताने का प्रयास कीजिए कि इसका आंसर आप जो जानते हैं उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या होना चाहिए। 116 का जो आयोग ने आंसर लिया है 1 को लिया है। अब देखते हैं कि इसमें 1 का कैसे मतलब कौन किससे मैच कर रहा है। मारवाड़ी का अजमेर क्षेत्र, एक तरफ बोली है दूसरी तरफ क्षेत्र है, ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। इसी के साथ साथ आप लोग शॉर्ट नोट्स बनाते चलेंगे। हरोती का है कोटा क्षेत्र में ये बोली जाती है। और ढूडानी का जो है जयपुर। और मेवाती अलवर, ये तो आप लोग जानते ही हैं। तो इस तरह से आप लोग शॉर्ट नोट्स बना लेंगे, एक तरफ बोली लिख लेंगे और एक तरफ क्षेत्र लिख लेंगे। आप बिल्कुल एकदम सीक्वेंस में लिख लेंगे और इसको बार बार इस शॉर्ट नोट्स को आप लोग रिवीजन करेंगे। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 117 क्वेश्चन। 117 क्वेश्चन। तो 117 क्वेश्चन करा। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। एक तरफ सूची 1 है, दूसरी तरफ सूची 2 है, एक तरफ आलोचक है, दूसरी तरफ ग्रंथ है। तो अब हम लोग देखते हैं 117 क्वेश्चन का। 117 का नंद दुलारे वाजपेयी नया साहित्य नए प्रश्न यानी ए का 2 देखिए कहाँ कहाँ पे है, ये लाइन आपका कट गया। अब देखते हैं श्याम सुंदर दास का हो जाएगा साहित्य लोचन यानी बी का 4 देखिए कहाँ पे, ये भी ऑप्शन आपका कट गया। या तो आपका आंसर 1 होगा या तो 3 होगा, या तो ये होगा या तो ये होगा। अब देख लेते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी सुकवि सकीर्तन, तो यानी सी का 1। और नागेंद्र का जो रेस्ट बच गया वही आंसर होगा विचार और अनुभूति, डी का 3, यानी कि आपका आंसर जो होगा 117 का 1। अब देख लेते कि आयोग ने किस आंसर को सही माना है। आयोग ने भी इसी आंसर को सही माना है, यानी कि नंद दुलारे वाजपेयी का नया साहित्य नए प्रश्न, श्याम सुंदर दास जी का साहित्य लोचन, महावीर प्रसाद द्विवेदी का सुकवि सकीर्तन और नागेंद्र का विचार और अनुभूति। तो बिल्कुल इसी तरह से आप लोग शॉर्ट नोट्स बनाते चलेंगे। 118 क्वेश्चन। अभी जो भी क्वेश्चन आएंगे वो मैचिंग वाले क्वेश्चन आएंगे, ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। 118 एक तरफ सूची 1 है, दूसरी तरफ सूची 2 है, एक तरफ काव्य शास्त्री है, दूसरी तरफ ग्रंथ है। और देख लेते हैं कि आयोग ने किस आंसर को सही माना, उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग मैच करेंगे। 118 का जो आयोग ने आंसर लिया है वो 4 लिया है। तो पहले तो आप लोग ये नोट करेंगे कि 4 आंसर को, आप 4 में देखेंगे कि कौन आंसर इसका मैच कर रहा है। बेनेडिक्ट क्रोचे का हो जाएगा एस्थेटिक्स यानी कि ए का 3। मैथ्यू अर्नाल्ड
स्टडी ऑफ पोएट्री, अर्नाल्ड का स्टडी ऑफ पोएट्री, ये ध्यान पे रखेंगे। होरेस का हो जाएगा द आर्ट ऑफ पोएट्री, यानी कि सी का 4। आई ए रिचर्ड्स का प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, डी का 2। ये ध्यान पे रखेंगे और बिल्कुल एकदम शॉर्ट नोट्स बना के इसको बार बार रिवीजन करेंगे इस शॉर्ट नोट्स को। 119 क्वेश्चन, इसमें भी आपको मैचिंग कर रहा है, एक दूसरे को मिलाने के लिए कह रहा है। 119 का सदादर्श का हो जाएगा ए का 2, यानी कि दिल्ली। सज्जन कीर्ति सुधाकर, बी का सुधाकर का हो जाएगा उदयपुर, बी का 4। सदाचार मार्तंड का हो जाएगा जयपुर, यानी कि सी का 1। और आर्य दर्पण का हो जाएगा डी का 3, शाहजहांपुर। तो एक बार हमारे साथ पढ़ेंगे। सदादर्श का हो जाएगा दिल्ली, सज्जन कीर्ति सुधाकर का हो जाएगा उदयपुर, सी सदाचार मार्तंड का हो जाएगा जयपुर, और आर्य दर्पण का हो जाएगा शाहजहांपुर। तो बिल्कुल इसके अनुसार कौन सा आपका आंसर मैच कर रहा है? ए का 2, ए का 2, ए का 2, यानी कि ये ऑप्शन आपका कट गया। बी का 4, बी का 4 2 ऑप्शन, ये अभी ऑप्शन आपका कट गया, यानी कि आपका 2 और 3 में से ही कोई ऑप्शन होगा। और सी का 1, सी का 1 ये, यानी कि 3 आंसर होगा आपका। 119 का 3 आंसर, बिल्कुल 3 आंसर सही भी जा रहा है। तो बिल्कुल इसी तरह से आपने देखा कि कैसे आंसर को मैंने मैच किया, फिर आयोग के आंसर को वेरीफाइड किया कि आपके सामने कि ये आंसर आयोग ने भी लिया है। तो बिल्कुल आगे इसी तरह आप लोग इसको शॉर्ट नोट्स बना करके बार बार रिवीजन करेंगे मल्टीपल टाइम। 120 क्वेश्चन, 120 क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। अब इसमें एक तरफ काव्य पंक्तियाँ दिया गया है और दूसरी तरफ काव्य पुस्तक। इसी चैनल पे हमारी टीम के द्वारा आपके लिए यूनिट 5 जो कविता वाला पार्ट है, बिल्कुल अच्छे तरीके से एकदम क्या कहते हैं गीत रूप में एकदम बिल्कुल एग्जाम में आपको किस किस कविता से कौन कौन से पंक्ति आ रही है बिल्कुल एकदम पढ़ाया जा रहा है मनोरंजक रूप से। जो भी स्टूडेंट एकदम कविता से मतलब प्रेम रखते होंगे, काव्य से उनकी रुचि होगी, तो बिल्कुल जा कर के यूनिट 5 को देखिए और सुनिए और दोस्तों को बताइए। इसमें सबसे जो इजी आपको लगे पंक्ति, सबसे पहले उस पंक्ति से मिलाने का प्रयास कीजिए। जैसे देखिए, मैं अगर इस एग्ज़ाम में रहती तो कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व की हूँ वो मैं आपको बताऊँगी। विवशता किसी से कहूँ अपनी जननी, क्यों न बनूँ कातर। ये लाइन मुझे हो सकता है इतने अच्छे से नहीं आती हो। दूसरा पढ़ती हूँ, स्नेहहीन तारों के दीपक श्वास शून्य थे तरु के पास। ये भी लाइन छोड़िए। धसो इनमें डर नहीं है मौत का ये घर नहीं। ये लाइन मुझे बहुत अच्छे से आती है। ये सतपुरा के जंगल से मतलब लिखा गया, जो भवानी प्रसाद मिश्र के द्वारा जो कविता लिखा गया है उसी से ये लाइन है। तो ये सतपुरा के जंगल देखिए। सी का 4, सी का 4 देखिए कहाँ कहाँ पे है। सी का 4 में आपको 2 ही जगह, यानी कि आपका एक ऑप्शन के कारण आपका 2 ऑप्शन जो है वो एलिमिनेट हो गया, यानी कि आपका या तो आंसर 1 होगा या तो 4 होगा। अब और देख लेते हैं और ये भी देख लेंगे कि आयोग ने किस आंसर को सही माना है। तो आयोग ने जो आंसर सही लिया है वो 4 लिया है, यानी कि ए का 3। विवशता किससे अपनी कहूँ जननी, क्यों न बनूँ बहु कातरा। ए का 3 प्रिय प्रवास से है ये। स्नेहहीन तारों के दीपक श्वास शून्य थे तरु के पास। बी का ये प्रथम रश्मि से है। और नींद जल का स्रोत है छाया सघन है, नींद श्यामल मेघ है शीतल पवन है। ये उर्वशी से लिया गया पंक्ति है। तो आप लोगों ने देखा कि कैसे एक ऑप्शन के मात्र जानने से ही आपके मतलब ऑप्शन जो है एलिमिनेट हो जाते हैं और आपके आंसर से होते हैं, यानी कि 120 का 4 आंसर है। ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। चलते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 121 क्वेश्चन हमारा कह रहा है, इसमें भी आपको मैचिंग करने के लिए कह रहा है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना। एक तरफ संतति है, धरती धन न अपना के पात्र है,
और दूसरी तरफ उसकी माँ है, एक तरफ वो माँ है और एक तरफ बच्चे, उसको मैच करना है। तो अब देख लेते हैं। लच्छो का माँ जो है वो प्रीतो है, यानी ए का 3। ए का 3 जैसे ही होगा तो 2 ऑप्शन आपका कट गया। ए का 3 जैसे ही होगा तो आपका 2 ऑप्शन कट गया। अब देखते हैं जीतू का जो होगा वो जस्सो हुक्मा निहाली, जीतू का होगा निहाली, यानी कि बी का 4, यानी कि एक ही ऑप्शन में आपका बी का 4 दिया हुआ है। देखिए आपका 2 ऑप्शन से आपके क्वेश्चन सॉल्व हो गए, यानी कि 121 का 2 आंसर। और अब जो रेस्ट है वो नहीं भी आता है तो आप मैच कर लीजिए। ज्ञानों का हुक्मा, सी का 1, ज्ञानों का सी का 1 होगा इसके अकॉर्डिंग, ज्ञानों का जस्सो, और दलीपा का हुक्मा, ये ध्यान पे रखेंगे आप। मैच कर लिए, हम लोगों ने देख लिया कि लच्छो का प्रीतो है, जीतू का निहाली है, ज्ञानों का जस्सो है और दलीपा का हुक्मा है। ये धरती धन्ना अपना जो है रचना उसके मतलब संतान है और यहाँ पे उसकी माँ है, उसको मैच करना है। देखिए कितने डीप क्वेश्चन आयोग पूछ रही है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 122 क्वेश्चन, 122 क्वेश्चन हमारा कह रहा है, इसमें भी सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ कथन है, दूसरी तरफ कहानी है। तो इसमें भी आप वही ट्रिक अपनाएंगे कि सबसे पहले जो आपको इजी लाइन लगे वो सबसे पहले आप मैच करने का कोशिश करेंगे। कल तक जो खद्दर भी न पहनते थे, बात बात पर कांग्रेस का मजाक उड़ाते थे कांग्रेस के हाथों में। और हाँ, ये जो कभी कहानी वाला जो यूनिट है वो हमारे प्लेटफॉर्म पे बिल्कुल लाइन टू लाइन पढ़ाया जा रहा है। आप लोग जाइए और कहानी बिल्कुल एकदम पढ़िए, दोस्तों को बताइए और बिल्कुल एक अपनी यूनिट जो है कंप्लीट यूनिट ख़त्म कीजिए आप। तो अब चलते हैं। तो ये जो लाइन है एज इट, वो राही कहानी का ये लाइन है। तो ए का 4 देखिए कहाँ कहाँ पे है। ए का 4 में एक आपका कट गया। ऐसे ही खाने पीने वाले के तकदीर लेकर पैदा हुआ होता तो मेरे भाग्य क्यों पड़ता। ये लाइन तो बहुत ही प्रसिद्ध लाइन है। और ये कोसी का घटवार जो है लक्ष्मा बोलती है गुसाई से, जब उसका बच्चा जब वो जाती है तो वो रोटी की मतलब रोटी को बहुत मतलब क्या कहते हैं लेने की मतलब इच्छा से एकदम देखते रहता है। तो इस पर वो अपनी गरीबी को दुहाई देते हुए कहती है मतलब गुस्साई से कि अगर खाने पीने वाला तकदीर लेके पैदा हुआ होता तो हमारे गरीब के घर क्यों आता है। वो कहने का उनका आशय ये रहता है। तो ये काफ़ी ही प्रेम मतलब प्रेम का एकदम प्रतीक वाली कहानी है। बिल्कुल आप पढ़िए, हमारे प्ले लिस्ट पर जाइए और कोसी का घटवार बिल्कुल पढ़िए और पढ़िए सुनिए जो उसका शॉर्ट नोट्स बनाइए। किसी चीज़ को न जाना यदि गलत है तो यानी बी का 1 देखिए कहाँ कहाँ पे है। ए का 4 बी का 1 2 जगह ई कट गया। अब आपका देखिए आप 50-50 आंसर की तरफ आ गए। किसी चीज़ को न जाना यदि गलत है तो जानबूझकर न भूला पाना, हमेशा जोक की तरफ से चिपटे रहना, यह भी गलत है। ये परिंदे कहानी का लाइन है। परिंदे कहानी जो लिखा गया है वो अकेलेपन की कहानी है और हर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के इंतज़ार में मतलब है, जो इंतज़ार कभी उसका ख़त्म नहीं होने वाला, इसलिए इसका टाइटल ही रखा गया है परिंदे। निर्मल वर्मा के द्वारा बहुत ही प्रसिद्ध कहानी में से एक है। ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। लोग अपने यहाँ अलौकिक सी का 2 देखिए कि आपका आंसर आ गया। 1-2 अगर ऑप्शन नहीं भी आता है फिर भी आपका आंसर सही होने की संभावना बढ़ जाएगी। लोग अपने यहाँ अलौकिक बातें कब तक होने देगा, भव सागर के जल तरंगों थिर होना कब संभव है, ये कानों में कंगना। ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। और आयोग ने भी इसी आंसर को वेरीफाइड किया है। तो चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 123 123 क्वेश्चन। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। एक तरफ सूची 1 है, एक तरफ सूची 2 है, पात्र है और संवाद है। तो अब हम लोग देख लेते हैं 123 का आयोग ने क्या आंसर लिया और क्या होना चाहिए। 123 का जो आयोग ने आंसर लिया है वो 2 लिया है, यानी कि धातुसेन
ए का 4। यदि राक्षस कोई था तो वो विभीषण था और बंदरों में भी एक सुग्रीव हो गया। ये धातु सेन का कथन है। कुमार गुप्त, युद्ध तो करना ही पड़ता है, अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है। बी का 3। स्कंद गुप्त, हृदय की बातों को राजनीतिक भाषा में व्यक्त करना चक्र नहीं जानता। स्कंद गुप्त, सी का 2। और परमदत्त, राष्ट्रनीति दार्शनिकता और कल्पना का लोक नहीं। डी का 1। ये आज हम लोगों ने देखा कि कैसे मतलब एक तरफ पात्र का कौन से संवाद है। बिल्कुल आप लोग इसको शॉर्ट नोट्स बना करके अपनी भाषा में रख लेंगे, और ताकि जो दिसंबर 2025 में जो एग्ज़ाम होने वाले, जिसमें आप एग्ज़ाम देंगे, उसमें आपको यहाँ से क्वेश्चन आएंगे और आपसे गलती नहीं होनी चाहिए। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 124, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ रचना का शीर्षक है, दूसरी तरफ विधा है। तो अब आप लोग देखेंगे 124 का कि क्या आप लोग आंसर दीजिए कि क्या है, फिर मैं बताऊंगी कि आयोग ने किस आंसर को सही माना है। 124 को जो आयोग ने आंसर दिया है वो 3 दिया है। लोकऋण जो है एक उपन्यास है, ये ध्यान पे रखेंगे। जीवन परिधि कहानी संग्रह है, ये भी ध्यान पे रखेंगे। चली फगुनहाट बौरे आम, सी का 4, ये निबंध है। मेरे सुहृदय शरद है, ये संस्मरण है। तो बिल्कुल ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, आप लोग एकदम याद कर लेंगे ताकि आगे क्वेश्चन अगर आए तो आपका गलत ना हो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 125 क्वेश्चन आज का। 125 क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 का मिलान कीजिए। यहाँ पे आप लोगों के लिए लिख दिया जाता है कि ताकि आप लोग को क्वेश्चन जब आप लोग करें तो आपको पता चलना चाहिए कि ये कौन सा क्वेश्चन है। तो 125 क्वेश्चन है ये हिंदी साहित्य का, पेपर 2 का। एक तरफ जो बच्चन जी की आत्मकथा है, दूसरा तरफ उसका खंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा। अभी देखिए, अभी जस्ट मैंने ये आपको बताया है कि बसेरे से दूर, नीर का निर्माण, फिर 10 द्वार से सोपान तक, क्या भूलूं क्या याद करूं, क्या भूलूं क्या याद करूं, खंड 1 का पाठ है 1969 में। देखिए अभी मैंने बताया और यहाँ से आपको देखिए क्वेश्चन आ गया। तो देखिए PYQ का कितना महत्व है। एक ही सीरीज में आपका 1-2 क्वेश्चन मतलब लग रहा है कि एकदम मैच कर गया, लड़ गया। डी का 1 देखिए कहाँ कहाँ पे है ये, और ये कट जाएगा 50-50, आप आंसर की तरफ आ गए। अब देखते हैं 10 द्वार से सोपान तक, ये खंड 4 में था, लास्ट में था 1985 में। 1985 में। सी का 4 देखिए किस किस में है, एक ही में है सी का 4, यानी कि आपका 3 आंसर होगा। देखिए कैसे आंसर सही हो रहा है। 1-2 भी आपको पता हो तो बिल्कुल आप आंसर सही बना सकते हैं। बसेरे से दूर, बसेरे से दूर खंड 3, और नीर का निर्माण फिर ये 2 खंड 2 में है। तो बिल्कुल देखिए कि कैसे आंसर आपका एकदम सही हो रहा है। और अब हम लोग थोड़ा चलते हैं आगे की तरफ। वन 126 क्वेश्चन, राम 126 रामधारी सिंह दिनकर के निम्नलिखित काव्य ग्रंथों को प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगा। यहाँ पे ईस्वी वाइज पूछ रहा है आपका कि दिनकर जी का जो भी मतलब यहाँ रचना है, काव्य रचना, उनका प्रकाशन वर्ष कौन कौन से रचना का कब हुआ, ये आपको उसके अगर प्रकाशन वर्ष आपको पता हो तो आप बिल्कुल इजीली ये क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। तो चलते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन होना चाहिए और आयोग ने किस आंसर को सही माना है। 126, अब पहले तो देख लेते हैं। कुरुक्षेत्र का जो टाइम पीरियड है वो 1946 है, आप लोग नोट करते चलेंगे। रेणुका का है वो 1935, और दिल्ली का जो है 2006, ये सबसे लास्ट में है। विश्व हुंकार का है 1938,
और फिर रश्मि रथी का है 1952। अब आप लोग ये देखिए कि इसमें सबसे पहले कौन सा ईस्वी होगा, 1938, 1935। तो देखा जाए तो सबसे पहले कौन सा होना चाहिए, 1935 होना चाहिए। फिर बी डी होना चाहिए, तो बी डी देखिए किस किस में, ये ऑप्शन आपका कट गया, या तो आंसर आपका एक होगा या तो दो होगा। अब देखिए कि बी डी ए, तीसरे नंबर पे ए आ रहा है, ये थर्ड नंबर पे आ रहा है, ये फर्स्ट नंबर पे आ रहा है, ये सेकेंड नंबर पे आ रहा है, बी डी ए, यानी कि आपका आंसर एक होगा। और लास्ट में दिल्ली सबसे लास्ट में, सी लास्ट में है, ये भी देख लीजिए आप। तो देख लिया हम लोगों ने, ईस्वी वाइज भी देख लिया कि कैसे कौन किसका प्रकाशन है। फिर उसके बाद ये फोर्थ नंबर, ये फिफ्थ नंबर, आप लोग ऐसे ध्यान पे रखेंगे। इसी को डिटेल एनालिसिस कहते हैं साथियों। कि आप जब आंसर को ये नहीं जानिए कि इसका आंसर एक होगा कि दो होगा, ये जानिए कि क्यों इसका आंसर एक ही होगा, ये आपको जानना है। तो इसका ये जो ईस्वी वाइज मैंने जो इसे बताया आपको, इसी को डिटेल एनालिसिस किया जाता है। आप यूट्यूब के चैनल में कहीं भी जाइए तो आपको ऐसा मतलब डिटेल एनालिसिस नहीं किया जा रहा है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 127 क्वेश्चन आज का। 127 क्वेश्चन कह रहा है, प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहासकारों के निम्नलिखित इतिहास ग्रंथों को पहले से बात करें। यहाँ पर भी आपको ईस्वी वाइज आपको जानकारी रखना होगा। ये थोड़ा टफ कैटेगरी का क्वेश्चन हुआ, टफ कैटेगरी का क्वेश्चन ये हो गया। अब देख लेते हैं, राम कुमार वर्मा हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। तो इसका टाइम पीरियड जो है 1938 से 39 के बीच में है, ये आप लोग ध्यान पे रखें, नोट करते चलिए। शिवदान सिंह चौहान का हिंदी साहित्य के 80 वर्ष, ये 1954 का है, ये ध्यान पे रखेंगे। जॉर्ज ए गिरियर्सन द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ये 89 का है, ये भी ध्यान पे रखेंगे। FEK ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, ये 1929 का है। और गणपति चंद्रगुप्त हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, ये 1965 का, ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। एक तो ईस्वी ध्यान पे रखेंगे और साथ ही साथ अब आप लोग थोड़ा ये भी ध्यान पे रखेंगे कि ये जो व्यक्तित्व है, ये पुस्तक के जो मतलब लेखक है, ये भी आप लोग को ध्यान पे रखना होगा। क्योंकि नेक्स्ट टाइम अगर आयोग क्वेश्चन अगर बनाएगी तो हो सकता है मे बी कि यहाँ से आपको क्वेश्चन दे दिया जाए कि एक बुक का नाम दे दिया जाए और उसके रचना का नाम 2-3 सही दे दिया जाए, एक दो गलत दे दिया जाए और पूछा जाए कि इनमें से कौन से रचना का उपयुक्त मतलब लेखक के है या नहीं है। तो अगर आपको याद रहेगा तो आप बिल्कुल सही करेंगे, या नहीं याद रहेगा तो आप गलत कर लेंगे। तो बिल्कुल यहाँ से आप शॉर्ट नोट्स बनाते चलेंगे। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि इसका आंसर आयोग ने क्या लिया और क्या होना चाहिए। सबसे पहले अगर आप इसमें से देखेंगे तो कौन सा आपको आंसर लग रहा है कि पहले होना चाहिए, पहले तो सी होना चाहिए। तो ये और ये ऑप्शन तक कट गया आपका, यानी कि सी डी बिल्कुल होना चाहिए, सी और डी, सी और डी बिल्कुल आ जा रहा है। फिर उसके बाद कौन सा होना चाहिए, फिर ए, सी डी ए, यानी कि ये आंसर होना चाहिए 127 का 4 बिल्कुल सही है। आयोग ने भी इसी आंसर को सही लिया है। सी डी ए बी और ई लास्ट में है, 65 सबसे लास्ट में है। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैं आपको केवल ये क्वेश्चन का आंसर नहीं बता रही बल्कि ये भी बता रही कि ये आंसर हुआ तो क्यों हुआ। 128, अब देख लेते हैं कि 128 का क्या क्वेश्चन है। काल कर्म के अनुसार निम्नलिखित पाश्चात्य काव्य शास्त्रियों को पहले से बात करें। यहाँ पर भी आपको ईस्वी वाइज जानकारी रखना होगा, आपसे ईस्वी की वो जानकारी मांग कर रही है। तो आप देख लेते हैं जो इसमें काव्य शास्त्री, इसका टाइम पीरियड क्या है, जन्म वर्ष इसका क्या है, ये देखना पड़ेगा हम लोगों को। T.S. इलियट 1888 से 1965, ये
ध्यान पे रखेंगे। ड्राइडन, ड्राइडन का 1631 से 1700। आई.ए. रिचर्ड्स, आई.ए. रिचर्ड 1893 से 1789। विलियम वर्ड्सवर्थ 1770 से 1850। अलोनजाइनस, ये तो बहुत पहले का है, 273 ईस्वी। तो आप लोगों जब आप लोग देख रहे होंगे तो सबसे पहले आपको लग रहा होगा कि इस चारों में सबसे पहले ये आएगा, यानी ई सबसे पहले आएगा। आपका एक ऑप्शन कट गया। ई के बाद जस्ट बी है 1600, यानी आपका आंसर जो है इसी तीन में से हुआ ई बी। पहले ये होगा, फिर ये होगा, फिर 1700 होगा। ई बी और डी, ई बी डी, देखिए एक ही जगह आंसर है। ये भी ऑप्शन कट गया, ये भी ऑप्शन कट गया। 1600 के बाद 1700 होगा, तो देखिए 1700 होगा ई बी डी। आपका अगर तीन ऑप्शन भी पता है तो आपका आंसर आ गया, यानी कि 128 का 4 आंसर। देखिए सब ईस्वी वाइज मैंने बता दिया, आप लोग शॉर्ट नोट्स बना लेंगे। यहाँ से क्वेश्चन आयोग पूछेगी ही पूछेगी, ये आप लोग एकदम कंफर्म रहिए। अगर यहाँ से आया हुआ क्वेश्चन अगर आप गलती करते हैं तो कहीं ना कहीं फिर से आप नेक्स्ट टाइम एग्ज़ाम देने के लिए खुद को तैयार कर लीजिए। 10 ईयर्स का बिल्कुल मेरे साथ आप बन करके काम कर लीजिए। JRF आपका 1 टाइम में होगा, इसकी गारंटी है। इस जोश नेट JRF की आप जोश बना करके बिल्कुल एकदम तैयारी कीजिए, एक ट्रस्ट बना करके लीजिए, कीजिए। बिल्कुल 1 टाइम में JRF होगा। 129 क्वेश्चन आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं। नव जागरण और स्वाधीनता आंदोलन से संबंधित घटनाओं को पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। बिल्कुल इसके बारे में तो आप लोग जानकारी रखे ही होंगे, फिर भी देख लेते हैं। प्रार्थना समाज 1867 के बीच में है। आत्मारंग पांडुरंग इसके मतलब जो थे स्थापना करने वाले व्यक्ति थे। 1867 में स्थापना किए प्रार्थना समाज का, ये आप लोग ध्यान पर रखेंगे। कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे विश्वविद्यालय की स्थापना ये 1857 ईस्वी में किया गया था, ये आप लोग ध्यान पे रखेंगे। और अंग्रेजी शिक्षा के पक्ष में मैकाले का प्रारूप, तो मैकाले के बारे में जानते हैं कि 1835 के मैकाले मिनट्स जो होता है इसको जानते, इस रूप में जानते, जो अंग्रेजी शिक्षा के लिए मतलब बढ़ावा देने के लिए जो है पैसे का मतलब वो आवंटन किए थे। तिलक को देश निकालने की सज़ा, ये 1908 की घटना है। और बंग भंग तो सभी जानते हैं कि 1905 की घटना है। तो अब देखिए कि इसमें सबसे पहले क्या होगा। सबसे पहले अगर देखेंगे ईयर वाइज तो सबसे पहले इस तीनों में से कोई एक होगा, तो 1835 सी पहले हुआ, यानी ई ऑप्शन 2 ऑप्शन आपका कट गया। अब एक और जानकारी रखिए कि और क्या होना चाहिए। तो सबसे लास्ट में कौन सा हो रहा है, सबसे लास्ट में डी हो रहा है, तो डी तो दोनों में है। पहले सी फिर कौन सा होगा, सी के बाद अगर जस्ट देखा जाए तो कौन होना चाहिए, 1800 बी, यानी कि ये, यानी कि 3 ऑप्शन आपका होगा। सी के बाद जस्ट कौन सा है, 1857 है। फिर ए है CBA ई 1905, फिर देन आफ्टर लास्ट में 1908, ध्यान पे रखेंगे। ये ईस्वी सब एकदम आप लोग याद कर लीजिए, शॉर्ट नोट से बनाइए। इतना मेरे साथ 10 ईयर्स का कीजिए ना, बनाते लिखते लिखते आपको याद हो जाएगा, देखते देखते याद हो जाएगा। कब याद हो जाएगा और आपके पूरे परमानेंट मेमोरी में फिट हो जाएगा, ये आपको पता तक नहीं चलेगा। पढ़ने का यही सबसे बेस्ट तरीका है कि आप PYQ के माध्यम से पढ़िए। PYQ से कंसेप्ट तक जाइए, कंसेप्ट तक जाइए और उस कंसेप्ट से सिलेक्शन तक जाइए। चलते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, 130 क्वेश्चन। 130 क्वेश्चन कह रहा है, असाध्य वीणा कविता में आई निम्न उक्तियों संवादों को कविता में आने के आधार पर पहले से बाद के क्रम में लगाइए। ये असाध्य वीणा तो आप लोग पढ़े ही होंगे कि आगे की बहुत अच्छी लंबी कविता है, जिसमें
क्या कहते हैं, जिसमें जापानी कथा को आधार बना करके लिखा गया है। और जो एक बीना मतलब बीना बजाने वाले एक साधारण व्यक्ति जो अपने आप को शून्य मान करके जब बीना को आवाहन करता है तो बीना बज जाती है। बड़े बड़े जो वहाँ पे महंत, बड़े बड़े जो रहते हैं उनको बजाने के लिए कहा जाता है। तो वो मतलब अपने में अहम को शामिल करके बीना बजाने को, बीना को साधने का प्रयास किया जाता है। तो जब बीना को साधने का प्रयास किया जाता है तो बीना उनसे नहीं बजती है। और जब वो एक साधारण व्यक्ति प्रिय मंजूर जो रहता है वो आता है और बीना को बिल्कुल अपने आप को भूल करके कि मैं क्या हूँ और वो उस काम को शुरू करता है तो बीना बज उठती है। तो एकदम तालियों की गड़गड़ाहट हो जाती है सभा में। तो बिल्कुल उसी प्रकार जब आप किसी चीज़ के लिए आए, तैयारी कीजिए तो अपने आप को शून्य मानिए कि मैं कुछ नहीं जानता। अब से जो मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ बिल्कुल उसी नज़रिए से आप पढ़िए। और आपका कब सिलेक्शन हो जाएगा, ट्रस्ट कीजिए। जिस प्लेटफॉर्म से आप जुड़े हैं, जहाँ से आप कर रहे हैं वहाँ से विश्वास कीजिए, खुद पे विश्वास कीजिए और फिर आपका सिलेक्शन होगा, निश्चित रूप से होगा। तो असाध्य बीना के बारे में आप थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। 130 का जो आयोग ने आंसर लिया है वो 1 को लिया है, यानी कि पहले सी होगा। राजन पर मैं तो कलावंत हूँ नहीं शिष्य साधक हूँ, फर्स्ट नंबर ये। फिर एक किंतु मैं ही तो तेरी गोद में बैठा मोद भरा बालक हूँ, 2 ये। फिर ई हाँ मुझे स्मरण है बदली कौंद पत्तियों पर वर्षा बूंदों की पटपट, ये 3 है। मुझे ओट दे ढक ले छा ले ओ शरण्य, ये 4 है। और लास्ट में बी। श्रेय नहीं कुछ मेरा मैं तो डूब गया था स्वयं सुने, ये बहुत ही प्रसिद्ध लाइन है। और ये सबसे अंत में, ये भी आप लोग ध्यान पे रखेंगे। तो चलते हैं साथियों, अब फिर से मिलेंगे अपने नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट सीरीज में। और यूं ही बने रहें और एक ट्रस्ट के साथ बने रहें। सिलेक्शन आपका कहीं नहीं जाने वाला है। और बने रहने के लिए धन्यवाद।